हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम भी है, क्या यहाँ पे हम दो वर्ड्स नोटिस कर सकते हैं, एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दूसरा दो वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और उनके अंदर दो ही वेरिएबल्स होंगे, लाइक एक्स वाई या फिर पी क्यू या ए बी, कोई भी उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे और इक्वेशन भी हमारे पास कितनी रहेंगी, दो ही रहेंगी, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास अभी नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हैं, तो हम यहाँ पर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसके किस टाइप के सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि अगर तो वो सॉल्यूशन यूनिक है तो वो सॉल्यूशन क्या है, तो उन्हें हम फाइंड आउट करना सीखेंगे यूजिंग सम मेथड्स। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। एक मेथड होता है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है अपना एलिमिनेशन मेथड, और एक और भी होता है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर वो अब की बार हमारा आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम एक और मेथड यूज़ करेंगे, इट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये तीन मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे अगर तो उनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और तीसरी चीज़ हमें जो इस चैप्टर में देखनी है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट भी है इस चैप्टर का। हालांकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर बाकी दोनों चीज़ों के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारी इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है जो कि 2D प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ x + y = 4, तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जैसे कि आप ड्रॉ करते भी थे क्लास 9th में। आप एक बक्सा बनाते थे ऐसे, एक बार x की वैल्यू 0 मानते थे, एक बार y की वैल्यू 0 मानते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने पास कुछ पॉइंट आ जाते थे, उनको प्लॉट करके आप लाइन बना देते थे। अब क्योंकि यहाँ पे अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यानी कि हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन आएंगी। अब हो सकता है वो दो लाइंस कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट हों आपस में, ये वाइट लाइन और एक ये येलो लाइन। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना चाहता हूँ, किसी भी मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता हो, उसके कोऑर्डिनेट, उसके एक्स और वाई की वैल्यू अपने को रिक्वायर्ड है। अगर तो मेरे को इन दोनों लाइंस का एक म्यूचुअल सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो इस वाइट लाइन पे भी लाई करता हो और एक इस येलो लाइन पे भी लाई करता हो, यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी जो दो लाइंस गिवन है वो इंटरसेक्ट कर जाए। हो सकता है वो दोनों लाइंस इस तरीके से पैरेलल भी हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है आपके? और अगर तो हमारी जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे इनका कोई भी म्यूचुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो कि इस वाइट लाइन पे भी लाई करे और इस येलो लाइन पे भी लाई करे। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारी लाइन थी सपोज कुछ इस तरीके की, ये एक लाइन थी, और दूसरी लाइन थी हमारी सपोज कुछ इस तरीके की, और ये जो हमारी दूसरी लाइन थी ये एग्जैक्टली हमारी ओरिजिनल लाइन के ऊपर ही आ जाए। यानी कि अब की केस में क्या हो रहा है कि वाइट लाइन का हर एक पॉइंट रेड लाइन के हर एक पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इन दोनों के म्यूचुअल कितने पॉइंट्स हो गए, जो दोनों लाइंस पे लाई करते हैं इनफाइनाइट पॉइंट हो गए। तो इस तरीके की लाइन का हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन में यही बात यहाँ पर सीखनी है कि कैसे हम, यहाँ पे तो मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, पर बिना ड्रॉ करे सिर्फ इक्वेशन को देख करके मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, एक भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा भाई, तो देखो इसको हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि सपोज अपने पास दो लाइंस है, एक लाइन को हम रैंडमली मान लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी लाइन को मैं मान लेता हूँ a2x + b2y + c2 = 0।
यहाँ पर ये जो a लिखे हुए हैं ये x कोफिशिएंट हैं, जो b लिखे हुए हैं y के कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। ज़्यादा इन्हें देख के घबराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ऐसा समझ सकते हो जैसे कि सपोज हमारी यही वाली लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेकर के आऊँगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे a1 की वैल्यू क्या हो गई, x का कोफिशिएंट यानी कि 1, b1 की वैल्यू क्या हो गई, y का कोफिशिएंट यानी कि 1, और c1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर -4 हो गई। यानी कि जो भी हमारे कोफिशिएंट हैं x और y के, वही हमारे क्या हैं, a और b हैं, और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हमारी क्या है, c है। अब हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर वो पैरेलल है, या फिर इनके सॉल्यूशन की टर्म्स में मैं बात करूं तो क्या इनका वन सॉल्यूशन है या फिर इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो एक एक करके हम आराम से बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास कुछ केसेस बन सकते हैं, उन केसेस को एक बार हम डिस्कस करते हैं। भाई देखो, जैसे कि सपोज मैं x वाले कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करूँ y वाले कोफिशिएंट के रेशियो से, यानी कि मैं करूँ a1 बाय में a2, चेक करने की कोशिश करूँ कि क्या ये b1 बाय में b2 के इक्वल है। देखो दो काम हो सकते हैं, या तो ये इक्वल होगा या तो ये इक्वल नहीं होगा। अगर तो देखो ये इक्वल नहीं हुआ तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा कि ये किसका केस है, ये केस है इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये केस है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन लाई करेगा। ये कुछ इस तरीके की लाइन हो सकती है भाई, जैसे सपोज एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये सिर्फ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो a1 बाय में a2 अगर b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तो मैं स्ट्रेट अवे क्या बोल दूंगा कि लाइंस हमारी किस टाइप की हैं, इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि सपोज अपने पास एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन है अपने पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और नीचे भी क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अब हम देख सकते हैं 1 बाय 1 जो है वो 1 बाय 2 के इक्वल नहीं होता, इसलिए मैं स्ट्रेट अवे क्या बोल सकता हूँ कि ये लाइंस हमारी कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो मैंने कहा कि अगर तो ये रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो कैसी लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, या फिर सॉल्यूशन की टर्म्स में बात करूँ तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक टाइप का एक सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर देखो ये ना हो तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो हमारा a1 बाय में a2 था वो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा। अगर नहीं इक्वल हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर इक्वल हो गया तो हम कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो को जा करके कंपेयर करेंगे। अब जब मैं कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो को जाके कंपेयर कर रहा हूँ तो अगेन दो केसेस हो सकते हैं कि या तो ये इक्वल नहीं होगा कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, या तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारा फर्स्ट पार्ट इक्वल हो रहा है और सेकंड पार्ट इस तरीके से ये इक्वल नहीं है तो इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और अगर आपको भी पता है अगर हमारी दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो कभी भी एक दूसरे को कट या टच नहीं करेंगी, तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और इनका सॉल्यूशन कैसा होएगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होगा इनका, नो सॉल्यूशन, इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि दोनों लाइंस पर कॉमन हो। एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अगर मैं x वाले रेशियोज़ को कंपेयर करूँ तो ये कितना आ रहा है, 1/2। y वाले रेशियोज़ को कंपेयर करूँ तो -2y -4। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, पर क्या ये 4/7 के इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लाइंस किस टाइप की दिखेंगी, आपको पैरेलल टाइप की लाइंस दिखेंगी और इनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नो सॉल्यूशन टाइप का रहेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई आगे चलते हैं। देखो तीसरा केस क्या हो सकता था, a1/a2 तो इसके इक्वल था b1/b2 के, और वो c1/c2 के इक्वल भी हो गया, यानी कि ड्रीम टाइप ये कुछ हो गया कि मतलब सब कुछ सारे रेशियो क्या हो गए हैं आपस में इक्वल हो गए। अगर तो सारे रेशियो इक्वल हो गए हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और लाइन हमारी कैसी हो जाएंगी, को इंसिडेंट टाइप की लाइन्स हो जाएंगी। को इंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक, और अगर लाइंस एक के ऊपर एक हैं तो उनके सारे पॉइंट्स ही एक के ऊपर एक हो जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये इनफाइनाइट टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे टाइप के हो जाएंगे भाई, इनफाइनाइट टाइप के सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूँ एक, जैसे सपोज अपने पास है -2x प्लस 4y इज इक्वल टू सपोज 11 है, और यहाँ पर आप ले सकते हो सपोज 4x माइनस 8y प्लस 22 है इक्वल्स टू 0 है। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशंस जो हमें दे रखी हैं थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें राइट साइड में शिफ्टेड है। आप कहोगे सर पिछले एग्जांपल्स भी जो आपने लिए थे उनमें राइट साइड में ही शिफ्टेड था, पर आपने वहाँ पर ये बात कंसिडर नहीं करी। वहाँ पे बात मैंने इसलिए नहीं कंसिडर करी थी क्योंकि जो दोनों ही कॉन्स्टेंट टर्म्स थी उन केसेस में वो राइट साइड में ही प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर हमारी एक कॉन्स्टेंट टर्म राइट में और एक कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ पर है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रेशियोज को कंसिडर कर रहे हैं तो या तो दोनों x लेफ्ट में हो या तो दोनों x राइट में हो, या तो दोनों y लेफ्ट में हो या तो दोनों y राइट में हो, दोनों कांस्टेंट टर्म या तो लेफ्ट में हो या तो दोनों कांस्टेंट टर्म राइट में हो। बात समझ में आ गई। अदरवाइज जब हम लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में हमें एरर देखने के लिए मिल सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सेम बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकता हूँ, +22 को राइट साइड में ले जाऊँ और उधर जाके क्या बन जाएगा, -22 बन जाएगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे रेशियो कंपेयर करूँ तो -2/4 जो है -1/2 के इक्वल आ जाएगा, काटेंगे इसे तो, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 4/-8। अगेन ये -1/2 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि माइनस ऊपर हो नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, उसे ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और 11/-22 भी -1/2 के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये किसका केस हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट टाइप के सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। और अगर कोई लाइन पूछेगा तो लाइन कैसी है जी, लाइन कोइंसिडेंट टाइप की है। एक लाइन अगर ऐसी थी तो दूसरी लाइन कैसी है हमारी, दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, मतलब इसके ऊपर ही दूसरी लाइन लाई कर रही है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ करे और एक को मोटा एक को पतला इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई कर रही है, वरना लाइन की तो कोई थिकनेस होती ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम देखते हैं। आज की क्लास में हम काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल भी देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हालांकि मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, पर मैं मैक्सिमम डिफ़िकल्टी पे जाने की कोशिश करूँगा आज की क्लास में। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन हैं ये हमें बताना है। तो डायरेक्टली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो सबसे पहले a1/a2 देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 1/3, यहाँ पे कितना हो रहा है 2/1। कहानी खत्म। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एक ही सॉल्यूशन होगा सिर्फ। ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइन है। फर्स्ट केस बन गया ये इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा भाई सेकंड क्वेश्चन पे आओ। इसके अंदर क्या है अपना 1/2 है एंड देन यहाँ पर क्या है 2/-4 है। अच्छा भाई पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव के इक्वल हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हटाओ सीधा, इधर भी सीधा क्या लिख दूंगा, 1 सॉल्यूशन लिख दूंगा। बात समझ में आ गई। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव के इक्वल होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे कुछ रूट में दे रखा है, कोई बात नहीं सह लेंगे इसे भी हम। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1/√2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है √2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे अपना ये कितना है 6 है। अच्छा ये तो इजीली कैलकुलेट कर लिया होगा आपने, 1/2 है। एक बार इसको देख लेते हैं। तो कभी भी आपको इस तरीके का कुछ फ्रैक्शन दिखे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी इस तरीके का फ्रैक्शन दिखे, इधर देख लो एक बार, 3/7 अपॉन में जैसे सपोज 2/5 है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ, बीच वाला
बीच वाले के साथ चले जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको फ्रैक्शन इसी टाइप का दिखे, हो सकता है आपको सपोज इस तरीके का दिख जाए 2/7 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 के नीचे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। 1 सबसे ऊपर चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा। या फिर सपोज अगर ऐसा हो जाए 2 डिवाइडेड बाय में 5/7 दिख जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। अगेन सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ, बीच वाला बीच वाले के साथ चले जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। √2 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया। 1 को सबसे ऊपर के साथ, बीच वाले को बीच वाले के साथ। आई होप आप लोगों को पता होगा 1 × 1 1 ही होता है, और √2 × √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसका मतलब ये कितना बन रहा है, 1/2 ही ये भी हमारा बन रहा है, ये भी 1/2 बन रहा है। इसका मतलब हमें थर्ड फ्रैक्शन चेक करना पड़ेगा। पर ये क्या, जैसे ही मैं थर्ड फ्रैक्शन को चेक करने के लिए आया तो मैंने देखा एक सी राइट में दूसरा लेफ्ट में। कोई नहीं, इसको भी मैं कहाँ ले जाता हूँ, राइट में ले जाता हूँ। तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और इधर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। यानी कि ये तो काफ़ी हैप्पी लाइफ हो गई। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो गया। तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, सब कुछ इक्वल हो गया भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे आते हैं। देखो इधर यहाँ पे अपना क्या दे रखा है, अच्छा देखो भाई यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है हमें, क्योंकि ये देखो x के नीचे अब की बार इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। पर हमें क्या पता है, जो हमारे A1 और A2 होते हैं वो किसके कोफिशिएंट होते हैं, x के कोफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब A1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है और A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ B1 बाय में B2 के, तो ये -1/9 आ रहा है और ये -1 आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगेन कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब बिल्कुल अलग सबसे, ठीक है। तो यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने के लिए अगेन मिल रहा है। अच्छा भाई, अगर इसको कंपेयर करूँ मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो यही है कि 6 को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या फिर 2 को लेफ्ट में भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 3/-9 = 4/-12 क्या होता है, -1/3 -1/3 होता है भाई, बिल्कुल होता है। और अगर इधर देखूँ 2 और ये 6 इधर चले जाएगा, -6, अगेन ये भी -1/3 होता है। अगेन इस केस में भी अपने पास इनफाइनाइट टाइप के ही सॉल्यूशन आ जाएंगे। आई होप पूरा समझ में आपको आ गया होगा। अगर तो A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। अगर तो A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल हैं पर C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइन्स एंड नो सॉल्यूशन। अगर तो सब इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा भाई, कभी कभी एक वर्ड और यूज़ कर लिया जाता है इन सॉल्यूशन के लिए कि जो हमारी लाइन्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं, या फिर जो इक्वेशन अपने को दे रखी है वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना मतलब है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है, कोइंसिडेंट नहीं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन एक है या इनफाइनाइट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर तो वो कंसिस्टेंट बोलते हैं तो वो इस कैटेगरी में भी हो सकता है, कंसिस्टेंट। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। पर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बात समझ में आ गई। तो ये कैसे हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो गई होगी। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं और इसके थोड़े से और अच्छे सवाल ट्राई करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड के इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, LE का मतलब लीनियर इक्वेशन है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अब हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप थोड़ी सी इंग्लिश खुद से मैनेज कर लेना, क्या लिखोगे, वी नो फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर 1/K should not be equal to 2/-3। बात समझ में आ गई आपको। और अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट एडजस्ट करूँ तो K
-3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2k, और अब क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ k कैन अटेन एनी वैल्यू एक्सेप्ट -3/2 फॉर हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि -3/2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस -3/2 नहीं होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसा मत लिखना कि k की वैल्यू 1 हो जाएगी या 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, आप सीधा लिखो कि -3/2 के अलावा जो आपका मन करे वो वैल्यू k की हो सकती है। ठीक है, अच्छा भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड k इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, अच्छा दो केसेस दे रखे हैं, अगर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, और नो सॉल्यूशन का केस होगा तो क्या होगा। तो आओ समझते हैं एक बार। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/k इज इक्वल टू 3k बाय में 1/3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4/-12। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे अब समझो थोड़ी सी बात। यहाँ पे अगेन उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/k इज इक्वल टू 9k/1, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 सिर्फ मैंने अभी इस वाली इक्वालिटी को कंसिडर करा है, इस वाली को अभी नहीं करा है, एक एक करके देखते हैं दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 9k², और यहाँ से k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9। आपको भी पता अगर k 1/9 है तो k की वैल्यू क्या आएगी, +-1/3 आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ सकती है, +-1/3, यहाँ पर हमारी k की वैल्यू आ सकती है। अच्छा भाई, अब k की वैल्यू अगर यहाँ पे सपोज +1/3 हुई, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे को लगता है इस हिसाब से तो कभी भी इसके अंदर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अगेन, -12/4। ठीक है, अब ठीक है, तो अगर तो देखो k की वैल्यू मैं यूज़ करता हूँ कितनी, +1/3, तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 1/3 डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 × 1/3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर k की वैल्यू मैं यहाँ पर भी डालूँ अपनी 1/3, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अपना, 3 ही बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। पर हमें k की वैल्यू किसके इक्वल चाहिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो k की वैल्यू हमें +3 नहीं चाहिए, -3 के इक्वल चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे से जो k की वैल्यू +-3 आई है, इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ -1/3 वाली वैल्यू को चूज़ करने वाला हूँ फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिकॉज मेरे को इस इक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कराना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। k इज इक्वल टू 1/3, आप प्लस का अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा, यहाँ पे भी 3 आंसर आएगा, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें आंसर क्या चाहिए, -3 चाहिए, जो कि सिर्फ तब आएगा जब k की वैल्यू क्या होगी, -1/3 होगी। अच्छा भाई, अगले पार्ट में देख लेते हैं। अगले पार्ट में क्या होना चाहिए, अगले पार्ट में नो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसके लिए दूसरे वाली k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि k इज इक्वल टू +1/3। तो यहाँ पर देखो 3k बाय में 1/3, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू -12/4। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि अब की बार केस में हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे सेम तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे और k की दो वैल्यू आएंगी, एक +1/3 और एक -1/3। पर इस केस के अंदर हम k इज इक्वल टू 1/3 को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते k इज इक्वल टू 1/3 डालने से देखो ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, पर ये कितना है, -3 है, और हम यही चाहते हैं कि ये दोनों तो आपस में इक्वल हों और ये आपस में इक्वल ना हो। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि k² अगर 1/9 है तो k की वैल्यू आप 1/3 कर दो, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है तो आपके आंसर भी 2 ही आएंगे। पर अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन
कौन सा आंसर हमें यहाँ पर रखना है और कौन सा रिजेक्ट करना है वो हमें देखना पड़ेगा। इसी सिर्फ वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जैसे ही k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 या फिर उन्हें कुछ भी दिखता है तो ज़्यादातर प्लस वाला आंसर ले लेते हैं। पर हमने यहाँ पर देखा कि माइनस वाला इंपॉर्टेंट सेटिस्फाई कर रहा है द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड +1/3 वाला आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी कंडीशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, अच्छा होमवर्क क्वेश्चन है तो ये आप लोग ट्राई करना एक बार, ठीक है। सिमिलर तरीके से ही करना है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कर लेना। पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो आपस में इक्वल हो रही थी, +1/3 के लिए भी और -1/3 के लिए, पर तीसरी चीज़ क्या आ रही है अपनी, सिर्फ और सिर्फ -3 आ रही है। इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव वाला आंसर सेलेक्ट करा है, क्योंकि यही इस पूरी इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार ये क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करना। अच्छा भाई अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि अगर तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे इक्वेशंस के हैं तो हर पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है वही एक सॉल्यूशन है, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। और अगर तो नो सॉल्यूशन है यानी कि पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। पर अगर तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बन रहा है यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम काफ़ी सारे नहीं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालने के लिए बोला जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसे कह देते हैं सॉल्व, और इस तरीके की कुछ इक्वेशन हमें दे दी जाती हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम अभी दो मेथड सीखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। फर्दर हम ग्राफिकल मेथड भी इसका आज सीख लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो फर्स्ट मेथड देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, पेपर में आपसे कभी भी वो नाम लेकर के नहीं बोलते हैं कि इस मेथड से सॉल्व करो, इस मेथड से सॉल्व करो। तो जोन सा मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर इनको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे कि सपोज अपने को कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, सपोज x + y = 10 है एंड x - y = 4 है। तो आपको क्या काम करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से, दो इक्वेशन है आपके पास और सॉल्व करने के लिए बोला गया, यानी कि हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, बट ग्राफिकली नहीं, सॉल्व करके हमें वो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे समझो कैसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेकंड वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि कितनी आई, -y, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +y हो जाएगा, ये आ गई 4 + y, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में से, ऊपर वाली में से भी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से आपका मन करे। अब क्योंकि आपने सेकंड इक्वेशन में से ये वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कहाँ कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। कैसे करोगे, देखो इधर आप लिख सकते हो, x की जगह क्या लिख सकते हो आप, 4 + y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, x की जगह 4 + y लिख सकते हैं, प्लस एक ये वाला y, x की जगह आया ना 4 + y, तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 + y के, उसको यहाँ पे रख दिया, प्लस y = 10। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 + 2y = 10, +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2y = -4 बनेगा, तो ये 6। और अब ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको जितनी भी इक्वेशन यहाँ पे दिख रही हैं जिसके अंदर x और y है, उनमें से आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू क्या डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं सपोज इसमें अगर डाल दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + y की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 7 मिल गई। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है।
किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, और उसे दूसरी इक्वेशन में आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। फिर जब एक आंसर आपको मिल जाएगा उसे वापस किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। जैसे कि सपोज अपने पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 है और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 2 दे रखा है, ठीक है। या फिर चलो थोड़ी मुश्किल बना देता हूँ, 2x या सपोज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू सपोज 12 दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को मैक्सिमम डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से नहीं होने वाला। तो आपका जो मन करे आप वो कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी एक इक्वेशन को चूज़ करो, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को चूज़ करा और इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो देखो क्या कह सकता हूँ, 2x जो होगा हमारा ये 24 माइनस 3y के इक्वल होगा, 24 माइनस 3y। अगर 2x इसके इक्वल है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 24 माइनस 3y अपॉन में 2 के इक्वल हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि हमने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली है तो इसे सब्स्टिट्यूट किस इक्वेशन में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में कर देंगे। तो देखो यहाँ सेकंड इक्वेशन में मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 2y, ये वाला माइनस 2y है और ये पूरा किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो आप 8th क्लास में भी करते थे भाई, ठीक है। तो देखो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 24 3 ज़ा 72 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इट इम्प्लाइज अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा LCM ले सकता हूँ। तो LCM इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो LCM कितना आएगा, 2। फिर इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 LCM आ गया। यहाँ पे कितना बचा अपना, 72 माइनस 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 12। इट इम्प्लाइज 72 9y माइनस 9y माइनस 4y, तो कितना बन गया, माइनस 13y इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब थोड़ा अगर मैं इसे लेफ्ट राइट एडजस्ट करूं तो 24 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 72 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा। ये कितना हो गया अपना, 48 इज इक्वल टू 13y, और इस हिसाब से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 48/13 आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं y की वैल्यू जो यहाँ से निकली है कितनी, 48/13, इसको अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यानी कि 24 माइनस 3 इंटू में 48/13 अपॉन में 2, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप उसको थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा LCM लेना देन डिवाइड करना है। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करो, दूसरी इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ये कंपैरेटिवली मेरे को थोड़ा सा बेटर लगता है क्योंकि इससे सवाल काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, क्योंकि अगले पेज पे तो क्वेश्चन ही है डायरेक्ट अपने पास। इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को, या फिर एक काम करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करके दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चंस लेते हैं और इनको एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं आपकी बार, ठीक है।
तो देखते हैं, क्या पता कुछ आसान लगे आपको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसको इधर लिख लेता हूँ। अब की बार भाई एलिमिनेशन मेथड से हम इन्हें देख रहे हैं। ठीक है, किससे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से देखो, एक मतलब सच्चाई की बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं x + 3 = 5 है, आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो, इसे इधर ले जाते हो, आप बता देते हो सर x 2 है। यानी कि अगर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो तो आपको दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ इसी टाइप का कार्यक्रम क्रिएट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं इनमें से एक को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, और अगर एक ही वेरिएबल अपने पास बचेगा उसको सॉल्व करना मुझे आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना है। किसको सेम बनाना है? कोफिशिएंट को सेम बनाना है। सर किसके कोफिशिएंट को सेम बनाना है? जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हो आपको उसके कोफिशिएंट को सेम बना लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो हमारे x के कोफिशिएंट भी सेम ही है, दोनों के 1 है, और y के कोफिशिएंट भी सेम ही है, यहाँ पे भी दोनों 1 है। आप कहोगे सर y के सेम नहीं है, y में एक जगह +1 है और एक जगह क्या है? -1 है। ठीक है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो क्यों नहीं पड़ता, मैं आपको अभी बताऊँगा। देखो अगर सपोज मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, दोनों इक्वेशंस को मैं इन्हें ऐड कर दूँ, तो y के कोफिशिएंट तो सेम है पर इनके साइंस क्या हैं? अपोजिट हैं। तो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x + x क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे तो मैंने y को एलिमिनेट करा, क्यों? क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता था, पर मैं x को भी एलिमिनेट कर सकता था। उसके लिए मेरे को क्या करना था? x के कोफिशिएंट सेम करने थे, जो कि पहले से ही सेम है। पर दिक्कत ये आ गई कि इनके साइन भी सेम है, और अगर मैंने इन्हें ऐड करा तो x + x होकर 2x बन जाएगा, जैसा कि पहले भी बन गया था। तो मैंने क्या करा? इन्हें सब्ट्रैक्ट करा, और सब्ट्रैक्ट में मेरे को पता है सबके साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। यानी कि +x क्या बन गया? -x बन गया। -y क्या बन गया? +y बन गया। +4 क्या बन गया? -4 बन गया। अब मैं इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो x - x 0, y पुराने साइन को भूल जाओ, +y 2y, 10 - 4 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है, अगर साइन भी सेम है, साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐड कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत की काम है। ठीक है, अच्छा मैं चलो एक चीज़ और भी बताऊँगा आपको कि हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को मिक्स करके किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो क्वेश्चन और आसान बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखो भाई 2x + 3y = 24 है, 3x - 2y = 12 है। तो यहाँ पे लाइफ इज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट, एंड फॉर मेकिंग द कोफिशिएंट सेम आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज इक्वेशन बाय सम कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए? 6। और अगर यहाँ पे भी मैं 6 बनाना चाहता हूँ तो इस वाली इक्वेशन को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशंस कैसा रूप लेती हैं। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? 4x, ये क्या हो जाएगा? 6y, ये क्या हो जाएगा? 72, सॉरी 48। अब इसको अगर 3 से करूं तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा हमारा 6y, और ये कितना हो जाएगा? 36। इफ़ आई ऐड दीज टू इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे हमारे y के कोफिशिएंट सब सेम है एंड इनके साइन भी क्या है? सेम है, तो अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो यहाँ से मेरे को काफ़ी जल्दी जो हमारा आंसर है वो मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इन्हें ऐड कर लूँ तो ये कितना हो गया? 84 हो जाएगा आई गेस, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 84/13 आ जाएगी। पहले तो शायद ये आंसर नहीं आ रहा था। 4x + 6y + 48, 9x - 6y 36, एडिंग दीज टू इक्वेशन। कोई बात नहीं, हो सकता है वहाँ पर कोई गलती हुई हो, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी गलती है नहीं। आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे सपोज़ मेरे को x को एलिमिनेट करना होता तो मैं क्या कर सकता था? इस वाली इक्वेशन को सपोज़ 3 से मल्टीप्लाई करता और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता।
जब इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो इट विल बिकम 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 72, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये बन जाएगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब यहाँ के x के कोफिशिएंट तो सेम है, पर दिक्कत ये है कि इनके साइन भी क्या हैं, सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे बन गया है 13y इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 48/13। उस टाइम पे भी करेक्ट ही आया था, उस टाइम पे हमने x कैलकुलेट ही नहीं करा था, मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, वो ध्यान है कि आप कैलकुलेट कर लेना, y इतना ही आ रहा था। तो करेक्ट है, सब करेक्ट है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने x के कोफिशिएंट सेम करे, पर क्या दिक्कत हुई, इनके साइन भी सेम हो गए। तो कोई बात नहीं, साइन अपोजिट बनाने के लिए मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे साइन पहले से ही अपोजिट थे तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो आप देख ही पा रहे होगे कि जो हमारे एलिमिनेशन मेथड है ये कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है, किसके मुकाबले, सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले। अब देखो हम इन्हें कैसे मिक्स करके थोड़ा सा यूज़ करते हैं इन क्वेश्चंस में। देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे को दो इक्वेशन दे रखी हैं, मैंने डायरेक्टली देखा कि y के कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, ऐड कर दी। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 18, और अगर 2x हमारा 18 है तो x की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, कितनी है, 9। अब आप लोग आसानी से बता दोगे, अगर x प्लस वाई 14 है और x कितना है, 9 है, तो y कितना रहा होगा, 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी 5 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू हमने एलिमिनेशन से निकाली और y की वैल्यू कैसे निकाल ली, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन से निकाल ली। यानी कि मैंने 9 जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज़ करी, तो x 9 तो और x प्लस वाई 14, तो y कितना हो गया, 5 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो भाई, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी कर सकते हो, अभी फ़िलहाल मैं एलिमिनेशन के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज़ मेरे को s के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, चलो t के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर क्या है, 1 है, -1 है, मेरे को भी पता है, पर साइन को 2 मिनट के लिए कंसिडर नहीं कर रहा मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगी 2s/3, 2s/3। इधर जब आएगा तो 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस t, और इधर क्या हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या अपनी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो t के कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें ऐड कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो गए। इधर क्या बच रहा है, s प्लस 2s/3 इज इक्वल टू कितना, 15। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 3s प्लस 2s इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो 5s/3 इज इक्वल टू 5 से इज इक्वल टू 15, ये कैंसिल हो गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 9। अगर s 9 है और s माइनस टी कितने के इक्वल है, 3 के, इसका मतलब t कितना रहा होगा, पक्का 6 रहा होगा। देख रहे हो कितनी आसानी से सॉल्व हो पा रहा है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को जब मैं मिक्स कर दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ओके भाई, अब देखो इधर, अब ये एक क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको खतरनाक टाइप दिख रहा हो क्योंकि इसके अंदर पॉइंट आ गए हैं, पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमें अभी एक मतलब चीट पता चल गया क्या, कि पूरी इक्वेशन को हम लेफ़्ट और राइट दोनों में किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने 2 के साथ कर दिया था, यहाँ पे हमने ऊपर वाले को 2 के नीचे 3, कुछ भी हम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। देखो अगर मैं ऊपर वाले को पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पॉइंट हट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इनफैक्ट अगर कोई पॉइंट्स में कंफर्टेबल है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, जस्ट ऊपर वाले को आप 2 से मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट मैच हो जाएंगे, ये भी 0.4 बन जाएगा, ये 0.4 पहले से ही है। तो अगर कोई पॉइंट में कंफर्टेबल है तो डायरेक्टली कर सकता है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर कुछ बच्चे क्योंकि पॉइंट्स में कंफर्टेबल नहीं होते डेसिमल्स में, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 बन गया है, 3 बन गया है, 13 बन गया। नीचे वाले को भी, तो ये 4x बन गया, ये 5y बन गया, और ये कितना बन गया, 23 बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स मैच करना चाहता हूँ तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे भी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
हो सकता है आपका मेथड अलग हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। आप ऊपर वाले को 5 से करो, नीचे वाले को 3 से करो, तो भी यहाँ पे दोनों जगह 15 बन जाएगा, बट आंसर स्टिल सेम ही आएगा हमेशा। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 3 निकल के हमारा आ गया। If y is 3, then I can use value of y in any of the equation this, किसी में भी मैं y की वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे को क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी इक्वेशन में डाल रहा हूँ, मेरे को थोड़ी आसान टाइप दिख रही है, तो 3 इंटू में y की वैल्यू 3, तो ये 9 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 निकल के आ गई। आई होप ये पूरा आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ी सी लंबी ये वीडियो लग सकती है आपको, बट स्टिल मैं शॉर्ट करके मतलब बहुत सारे कंसेप्ट गायब नहीं करना चाहता भाई, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। अच्छा भाई, अब आप कहोगे सर अभी तो हम हर जगह पे x y पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे 1/x 1/y आ गया। मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और हमें यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट मैच करने हैं, किसके, अब की बार 1/x और 1/y की कर लो, क्या टेंशन है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाली इक्वेशन को पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ क्या होएगा, 8/x प्लस 4/y इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 11/6, ठीक है। और ऊपर वाले में हम देख सकते हैं क्या है, 3/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली सेम हो गया, पर दिक्कत ये है इनके साइंस भी सेम है। आप कहोगे सर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, घबराओ मत, आप सिर्फ माइनस कर दो। मैंने जैसे ही इन्हें माइनस करा, ये दोनों क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अब इन्हें सॉल्व करना काफ़ी आसान है। 3/x माइनस 8/x इज इक्वल टू 1 माइनस 11/6। अगर इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना होगा, -5/x इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 11/6, तो -5/x इज इक्वल टू -5/6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ गई भाई, यहाँ पे 6 निकल के आ गई। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। यानी कि भले ही यहाँ पे 1/, में ये आ गया था, पर अपने को कोई टेंशन उससे हुई नहीं। अब देखो, अगर मैं जो हमारा x निकला है इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में, आप कहोगे सर करने को तो आप सेकंड में भी कर सकते हो, पर देखो यहाँ पे मेरे को ऐसा थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि कैलकुलेशन फर्स्ट में आसान पड़ जाएगी, क्योंकि 3 और 6 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1/2 बचेगा, ठीक है। हालांकि आप अगर सेकंड इक्वेशन में भी डालोगे तो भी कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। 3/6 प्लस 4/y इज इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 4/y इज इक्वल टू 1, 4/y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 4/y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास, 8 निकल के आ जाएगी। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप सिमिलर तरीके से ही कर सकते हो। अच्छा, इनफैक्ट आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। इसको एक काम करो, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ क्या बन जाएगा 20, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना, अगेन यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा। नॉर्मल तरीके से करना, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अरे ये तो रूट का कुछ खेल आ गया है, चलो कोई बात नहीं, इससे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। जैसे सपोज मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, या फिर इनफैक्ट अगर मैं इसे 2 से भी कर लेता हूँ तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तभी भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इनफैक्ट कोई नहीं, अब मैंने 3 से लिख दिया तो 3 से ही कर देता हूँ। तो 6/√x प्लस 9/√y इज इक्वल टू 6 हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टाइप के आपको दिख रहे होंगे, और इनके साइन भी इनफैक्ट अपोजिट हैं, तो और अच्छा हो गया हमारे लिए। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इन्हें ऐड कर सकता हूँ। अगर साइन अपोजिट है तो डायरेक्टली ऐड, अगर अपोजिट नहीं है तो अपोजिट बनाने पड़ेंगे। अपोजिट कैसे बनेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 6/√x प्लस 4/√x, तो हो गया 10/√x। ये तो बहुत ही आसान बन गया भाई, इज इक्वल टू 5 हो गया। ये कैंसिल भी हो रहा है इनफैक्ट 2 पे,
तो रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपने पास 2। पर सॉल्व का मतलब हमेशा ये होता है जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालना। तो रूट एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में आपसे पूछी नहीं है, पहली बात ये है। क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू पूछी है और वो तब मिलेगी जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। अगर इसी x की वैल्यू को सपोज आप सेकंड या फर्स्ट जिस इक्वेशन में डालना चाहें, सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूंगा, तो 4 बाय में रूट एक्स लिखा है वहाँ पे, तो x अगर 4 है तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनफैक्ट रूट एक्स की आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पता है, 2 माइनस 9 बाय रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस 9 बाय वाई इज इक्वल टू -1। लेफ्ट राइट थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, तो 3 इज इक्वल टू 9 बाय वाई, कैंसिल। तो y की वैल्यू यहाँ रूट वाई है भाई, सॉरी, तो रूट y कितना आ गया यहाँ से 3, तो y कितना आ गया अपना 9 आ गया। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये एक और क्वेश्चन है, आप ही इसको होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। जैसे आपका मन करे वैसा कर सकते हो। वैसे अगर यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y के कोफिशिएंट मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन काफ़ी ईजीली हो रहा होगा। आप देख रहे होगे ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन से ही करें, क्योंकि मेरे को यही मेथड थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी कम पड़ जाती है। और एक सच्चाई ये भी है कि जितनी कम कैलकुलेशन करोगे आप, उतनी मतलब कम मिस्टेक्स भी करोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्टर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं ग्राफिकल। अगर हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम है, पर अच्छी बात यह है कि 3-3 नंबर में आपके पेपर में रेगुलरली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ टाइप का बैकग्राउंड ले लेता हूँ, पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, पर कोई नहीं मैं थोड़ा सा अप टू स्केल बनाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, और सॉल्व का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आपको वो पॉइंट निकालने की कोशिश करनी है जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा हो और इस लाइन पे भी लाई कर रहा हो, यानी कि आपको सिर्फ इन्हें प्लॉट करना है जैसे आप बचपन में करते थे, और आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं इन्हें। ये मैंने एक वाई एक्सिस बना दिया यहाँ पे, और जैसे कि सपोज ये मैंने एक एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी अपना कितने तक जाएगा, क्या लगता है आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैक्स चले जाएगा 4 तक चले जाएगा, तो कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 इस टाइप में मैं बना रहा हूँ इसे, ठीक है। आई गेस इतने से अपना काम चल जाना चाहिए। अब देखो एक एक करके दोनों लाइंस को हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 9th क्लास में आप इन लाइंस को सॉल्व कैसे करते थे? आप एक बक्सा बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे ना भाई। यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे। अब आप कहते थे सर y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो गया तो x की वैल्यू 4/4 कितनी हो गई? 1 हो गई। और अगर तो हमारे क्या बोलते हैं इसे, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 आ जाएगी। और इस लाइन को आप प्लॉट कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। एक पॉइंट आ गया 0, -4 यानी कि ये वाला भाई, और दूसरा पॉइंट आ गया 1, 0 यानी कि ये वाला भाई, और इस लाइन को आप बना देते थे। तो थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने के लिए मैं इसकी टूल की हेल्प ले लेता हूँ, और तब भी मेरे से नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसी एडजस्टमेंट बिठा दूंगा इसकी। सही है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पहली लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली भाई, ठीक है। अब एक बार इस दूसरी लाइन से भी मिल लेते हैं, क्या कह रही है ये। तो x y, अब की बार अगर x 0 है तो y कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये तो बनाना लगभग असंभव है इसमें, ठीक है। तो इसको 0 लेता ही नहीं मैं। x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, सपोज 2 ले लेता हूँ। x की वैल्यू 2 ले ली
तो ये कितना हो गया 3 2 ज़ा 6 और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आप डाल के देखो, अभी के लिए मेरे पे भरोसा रखो। ठीक है, बाकी आप डाल के देखो, x की जगह 2 डालोगे तो 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट तो 14 - 6 8 और 2 डिवाइडेड बाय में 8 कितना आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू और डाल लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि सपोज़ x की वैल्यू अगर मैं 3 डाल देता हूँ, चलो कोई नहीं, x की वैल्यू अगर मैंने 3 डाल दी तो ये 9 होएगा इधर जाके और फिर डिवाइड होगा तो ये कितना बन जाएगा 2.5 बन जाएगा। ठीक है, आप खुद से डाल के एक बार ट्राई करो। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को एक बार मैं प्लॉट करके यहाँ पर देखता हूँ। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया एक तो। ठीक है, और दूसरा अपना कौन सा आ रहा है, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की कितनी आ रही है 2.5 आ रही है। तो ये वाला ये है, x की 3 तो y की 2.5, 3 2.5, यानी कि ये हमारी कुछ लाइन ऐसी दिखेगी भाई। ये तो काफ़ी सिंपल दिख गई। ठीक है, कुछ इस टाइप की ये लाइन दिखेगी। ठीक है, तो अब हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना था, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। हालांकि अब मेरे को लगता है कि आपको तो दिख ही चुका है ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का कौन सा है, यही है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 2,4 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके भी देखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देख लिए, क्या आ रहे हैं 2,4। तो 2,4 क्या आ गए, इसके सॉल्यूशन आ गए। एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज़ आपको ग्राफिकली सॉल्व करनी है तो मतलब ग्राफ अब कभी भी बना रहे हो ना, तो वो मतलब अगर आप स्केल नहीं लिखोगे तो वो यूजलेस है। तो स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। एक्स एक्सेस का स्केल किस तरीके से रहेगा, जितना भी आपने चूज़ करा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चूज़ कर रखा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्सेस के लिए भी मैंने सेम ही स्केल यूज़ कर रखा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो स्केल बेसिकली ये होता है कि x एक्सेस पे कितने यूनिट्स कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और y एक्सेस पे कितने यूनिट्स कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलें भाई आगे। तो इस तरीके से काफ़ी पूछे जाते हैं, मैं ये ग्राफिकली सॉल्व करने वाले, तो वही 9th वाला मेथड है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ पे ही देख के आपको बता देना होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2,4, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आंसर दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती, पर वो ज़्यादातर इक्वेशंस इसी तरीके की देते हैं जिससे मतलब बहुत ही इंटीजर टाइप आपका आंसर आ रहा हो, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो इंटीजर टाइप आ रहा हो। ठीक है, अब भाई इस चैप्टर का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ आपको इक्वेशंस बताऊँ और आप मेरे को उन इक्वेशंस को सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि सॉल्व कैसे करना है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म कैसे करनी है वो बताऊँगा। ये इतना सिंपल नहीं है, कहीं कोई अपने आप को अंग्रेज समझ रहा हो कि भाई वर्ड प्रॉब्लम तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो इसके अंदर कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, कि वो बोलते हैं कि दिस नंबर इज़ ट्वाइस दिस नंबर, तो 2 किस तरफ मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है या डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें कई बार हमारी गलती हो जाती है कि हम अपोजिट साइड कर देते हैं। ठीक है, तो उस बात को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उस गलती को अवॉइड कर सकते हैं। देखो भाई, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8, यानी कि कुछ फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। x जहाँ पे क्या हो गया न्यूमरेटर एंड y क्या हो गया जहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिखना आपको पेपर में भी, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 8, यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 8 दे रखी है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर and denominator, the fraction becomes 3/4। तो यहाँ पे तो काफ़ी ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, the fraction becomes 3/4। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई
और दूसरी इक्वेशन इस भाई को सॉल्व करके मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे? 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 को इधर कर दो। कैसे करोगे? 4 इंटू में x प्लस 3 पूरे के साथ ही होगा मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लिया, वरना कई बार आप गलती कर देते हो। इज इक्वल टू 3 इंटू में y प्लस 3। हाँ सही है सब। तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो इधर से क्या आ जाएगा अपना 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। -3y इधर जाके और ये 12 इधर आके -12, तो 9 माइनस 12 क्या हो गया? -3 हो गया। अब ये हमारी क्या आ गई? दूसरी इक्वेशन आ गई। आई होप इन दो इक्वेशंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, और नीचे वाली क्या है? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। ठीक है। इफ़ आई ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, ऐड क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई मैंने इसीलिए करके लिखा है कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो जाए? मैच हो जाए। ठीक है। y से y कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 21। It means that x is 7. If x plus y is 8 and x is 7, it means that y is 1. तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्या था? 7/1 था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओह सॉरी, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। अगर x 3 है तो y कितना है? 4 है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब सही है। ठीक है। हाँ अब ठीक है। वो थोड़ा सा मैंने डिवाइड करते समय एक्साइटमेंट दिखा दी, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। चलें आगे। तो आप इंग्लिश में आखिर में ये ज़रूर लिखना, द फ्रैक्शन इज 3/5, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्रैक्शन ही पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन। उन्होंने एक्स वाई नहीं पूछा, एक्स वाई आपने कुछ भी माना था। ठीक है, एक्स वाई उनको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, उनके पास तो ये क्वेश्चन है तो उनको ये आंसर चाहिए। उन्होंने क्या पूछा? फ्रैक्शन क्या है, तो वो 3/5 की डिमांड आपसे कर रहे हैं। ठीक है। एक और ये क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना, फ्रैक्शन का ही है। ठीक है, मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है कि जैसे भी सवाल मैं करा रहा हूँ उस तरीके के आपको होमवर्क में भी डाल दूँ, ताकि आपको खुद भी समझ में आए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है, चलें भाई आगे। 10 years ago, क्या है ये? कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 years ago, father was 12 times as old his son. ठीक है, तो फादर की एज को कुछ भी मान लेते हैं हम। सपोज फादर की एज को हम x मान लेते हैं और सन की एज को क्या मान लेते हैं हम? y मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? 10 years ago, तो 10 साल पहले पिताजी की एज कितनी होगी? x माइनस 10, और सन की एज कितनी होगी? y माइनस 10। 10 years ago, father was 12 times as old as his son. अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है। 10 साल पहले की बात चल रही है, तो जो पिताजी थे वो इतने साल के थे और जो इनके पुत्र थे वो इतने साल के थे। तो अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात समझो। फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। जो फादर है वो 12 टाइम्स अपने बेटे से बड़े हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, फादर बड़े। तो अभी यहाँ पर अगर मेरे को इन्हें इक्वल करना है, ये कितने बड़े हैं? ये 12 टाइम्स बड़े हैं। ये कौन है? बड़े हैं। और ये कौन है? छोटे हैं। ठीक है, अगर मेरे को इन्हें बराबर करना है, मतलब इक्वल करना है, तो इनको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? 12 टाइम्स बड़ा कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पहले से पता है तो पहले से ही बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो अगर बराबर करना है तो इधर भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ, x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120, यानी कि लिख सकता हूँ x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? इज हिज सन एंड 10 years hence, यानी कि 10 साल बाद की कुछ कहानी बता रहे हैं। 10 साल बाद क्या होगा? 10 years hence, यानी कि 10 साल बाद। तो पिताजी की एज इतनी और इनके बेटे की एज इतनी हो जाएगी भाई। अच्छा भाई, 10 years hence his age will be, तो अब क्या बोल रहे हैं? 10 साल बाद क्या होगा? जो फादर की एज है
इट विल बी ट्वाइस एज हिज सन विल बी, जितनी उसकी सन की एज रहेगी। अगेन जो फादर है उनकी एज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, 10 साल बाद भी, और ये क्या होगी, छोटी होगी। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो मेरे को पता है कितनी बड़ी है, ट्वाइस बड़ी है, तो इसको भी क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे से इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो अपने पास दो इक्वेशंस यहाँ पर निकल करके आ गई हैं, क्या, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110, और दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x के कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा माइनस 10y, इन दोनों को करके आएगा माइनस 210, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यानी कि इनका बेटा कितने साल का है, 12 साल का है। बात समझ में आ गई आपको। और अगर मैं इनके फादर की प्रेजेंट एज अब कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो भी इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि अगर बेटा 12 साल का है तो यहाँ पे मैं 12 साल डाल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 = 144 इज इक्वल टू माइनस 110। तो x इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस में बन जाएगा, तो 144 माइनस 110, तो ये क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी कि इनके पापा की एज कितनी है, 34 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और ये एज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। शुरू के 3 दिन के लिए कुछ एक फिक्स चार्ज है इस लाइब्रेरी का भाई, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। जैसे सपोज आपने कोई बुक ली 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए तो एक फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, है ना। और उसके बाद 2 दिन का कुछ पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। सपोज आपने कोई बुक 2 दिन में ही रिटर्न कर दी, तभी भी फिक्स्ड चार्ज जो है वो आप पे लगेगा ही लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज बस आपके ऊपर नहीं लगेगा। सपोज कोई बुक आपने 25 दिन में रिटर्न करी, तो 3 दिन के लिए शुरू के लिए फिक्स्ड चार्ज रहेगा, और 22 डेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होगा भाई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 3 डेज। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार चलो लिख लेता हूँ, फिक्स्ड चार्ज जो है वो सपोज x मान लेता हूँ, और चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे ये क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप समझो कि अगर कोई बुक सरिता ने कितने दिन के लिए रखी है, 7 दिन के लिए रखी है, तो फिक्स चार्ज शुरू के 3 दिन के लिए, और उसके बचे हुए जो 4 दिन है हर दिन के लिए y चार्ज। तो एक दिन का y चार्ज है, तो बचे हुए 4 दिन का 4y चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, और इस हिसाब से सरिता को 27 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वाइल रवि पेड 21 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 डेज। तो रवि के ऊपर भी शुरू के 3 दिन के लिए तो सेम चार्ज रहेगा, पर क्योंकि उन्होंने 5 ही दिन के लिए बुक रखी है, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज उनके ऊपर ऑलरेडी लग चुका है, सिर्फ 2 दिन का इनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 21। बात समझ में आ गई। फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 डेज फाइंड द चार्ज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 10 डेज। यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, x प्लस 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज और 7y, इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अगेन x y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, ये बात आप भी समझते हो इस क्वेश्चन की। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि कोफिशिएंट सेम थे पर साइन भी सेम थे। अब ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2y, और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि जो वेरिएबल चार्ज है वो कितने हैं, 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगते हैं। अगर तो वेरिएबल चार्ज 3 रुपीज़ हैं, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 3 को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ y की जगह, तो 6 और 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब 15 है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर तो हमें 10 दिन के लिए बुक का चार्ज निकालना है, तो 15 प्लस फिक्स चार्ज 15 और ईच डे का चार्ज 3, तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपना, 36 निकल के आ जाएगा। 21 प्लस 15 कितना हो जाएगा अपना भाई, 36 रुपीज़ चार्ज लगेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन इस क्वेश्चन में गलती मैक्सिमम बच्चे यही करने वाले हैं कि वो x और y की वैल्यू निकाल के आ जाएंगे और सोचेंगे उनका आंसर सही है, पर क्वेश्चन में x और y पूछा ही नहीं है। ना उन्होंने फिक्स चार्ज की वैल्यू पूछी, ना उन्होंने वेरिएबल चार्ज की वैल्यू पूछी। उन्होंने तो ये पूछा है कि 10 दिन के लिए कितना चार्ज लगेगा। 10 दिन के लिए भाई 36 रुपीज़ चार्ज लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, क्या है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा, फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज का एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे भी दिख रहा है हमें, तो ये आप लोग कर लेना। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अच्छा भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हालांकि यूज़ इस कंसेप्ट को आप कक्षा 8 में भी करते थे, पर याद नहीं होगा आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना याद दिलाने के लिए आपको, ठीक है। तो देखो इधर, अगर कोई अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे सपोज अपने पास एक नंबर है 54, क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 50 + 4, है ना। या फिर अपने पास सपोज कोई नंबर है 26, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 20 + 6, इस नंबर को, है ना। या फिर अगर सपोज कोई नंबर है अपने पास 723, तो इसको लिख सकता हूँ 700 + 20 + 3। काम क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1s प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10s प्लेस को 10 से और 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके कनेक्ट कर दे रहा हूँ प्लस से। 1s प्लेस को 1 से, 10s प्लेस को 10 से, 1s प्लेस को 1 से और 1s प्लेस को 1 से और 10s प्लेस को 10 से, ठीक है। तो अगर मैं अपने नंबर को xy मानता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने अपना नंबर xy लेट करा, तो मैं इसे एज इट इज डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि xy का मतलब ये हो जाता है कि x इंटू में y लिखा हुआ है। तो अगर हमारा नंबर xy है, लेट द नंबर बी xy, लेट द नंबर बी xy, तो जो इसकी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1s प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 10x + y। 1s प्लेस को 1 से, 10s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि अगर x और y इसकी डिजिट हैं, तो पहली बात तो हमें यही बताई गई है कि x + y किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है भाई। बात समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इफ आई रिवर्स द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो नंबर क्या बन जाएगा yx। और अगर अब मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं 1s प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई एंड 10s प्लेस को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, 10y + x। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, 90x + 9y इज इक्वल्स टू 20y + 2x। तो अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट इसको मैं एडजस्ट कर दूं तो ये भाई इधर आ जाएंगे और ये अपना बन जाएगा 88x, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा ना, इज इक्वल टू 11y। और अगर 11 से दोनों तरफ काट दूं तो ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू y। तो ये सब्स्टिट्यूशन से आई गेस काफ़ी आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब y की वैल्यू 8x अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बन जाएगा अपने पास, बन जाएगा y की जगह 8x लिख रहा हूं तो x + 8x इज इक्वल टू 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू 1। इफ x इज 1 देन इट मीन्स दैट y इज, इधर डाल दो ना 1, 8। तो हमारा जो नंबर है xy, ये क्या बन जाएगा, x की जगह 1 और y की जगह 8, यानी कि 18 की वैल्यू पूछ रहे थे। सम ऑफ डिजिट्स कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। अगर हम डिफरेंस देखें, सॉरी डिफरेंस की बात यहाँ पे करी नहीं है, 9 टाइम्स ऑफ 18 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 81, ठीक है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर देगा। हालांकि चेक वेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है।
ये एक फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। तो देयर आर टू प्लेसेस, दीज आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, सपोज दिस इज 100 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे, 100 किलोमीटर बना देता हूँ इसे। ओ भाई, 100 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे, ठीक है, लिख भी देता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, दिस प्लेस इज ए, दिस प्लेस इज सपोज बी, ऊपर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, दिस प्लेस इज बी। ठीक है, तो ये दो प्लेसेस हैं 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक गाड़ी यहाँ से चल रही है भाई, ठीक है, एंड वन फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। सपोज बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, दोनों अगर इस तरफ चल रहे हैं। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये 5 घंटे तक ये वाली गाड़ी चलेगी, सपोज यहाँ पहुँच गई, और 5 घंटे तक अगर सपोज ये वाली गाड़ी चलेगी तो ये यहाँ पहुँच गई, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुँचेगी नहीं तब तक तो मिलेगी नहीं ना। तो 5 घंटे में ये वाली गाड़ी इतना चली है, और जो गाड़ी ए से चली है वो कितना चल गई, इतना चल गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, दिस इज केस 1। अब इसकी इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी गाड़ी है ए से जो चल रही है, इसकी स्पीड को मैं x मान रहा हूँ, और जो गाड़ी बी से चल रही है इसकी स्पीड को मैं y मान रहा हूँ। एक जानकारी मेरे पास पहले से ये है कि दोनों गाड़ी 5 घंटे तक चली हैं, तब जा करके एक दूसरे से मिली हैं। अच्छा भाई, क्या मेरे को ये बात पता है डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू में टाइम के इक्वल होता है? बिल्कुल पता है। ठीक है, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस येलो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड y इंटू में टाइम 5, क्योंकि इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। इट मीन्स ये 5 घंटे तक चलिए और ये रेड वाली भी 5 घंटे तक चलिए, तब जा करके दोनों मिल रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा भाई, अगेन क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि इसकी स्पीड है लाल वाली गाड़ी की x, और ये कितनी देर तक ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है 5 घंटे तक, तो इसका स्पीड x है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। इतनी बात आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब इसकी इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर लाल डिस्टेंस में से येलो डिस्टेंस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये डिस्टेंस 5x कैसे बना, स्पीड इनटू में टाइम। ये डिस्टेंस 5y कैसे बना, स्पीड इनटू में टाइम। लाल डिस्टेंस में से येलो डिस्टेंस अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5x माइनस 5y किसके इक्वल आना चाहिए, 100 के इक्वल आना चाहिए। अगर पूरी इक्वेशन को 5 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x माइनस वाई 20 के इक्वल आना चाहिए। भाई बात समझ में आ गई। आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी में क्या बोल रहे हैं, एंड इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ ये ट्रैवल करने लग जाए, दे मीट इन 1 hour। यानी कि ये गाड़ी यहाँ से चलेगी, सपोज इतना चल गई है, और ये गाड़ी यहाँ से चलेगी, ये सपोज इतना चल गई, एंड दे विल मीट इन 1 hour। क्या मैं बोल सकता हूँ, अब की बार ये वाला डिस्टेंस, इसकी स्पीड है x और टाइम है 1 घंटा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड x इंटू में टाइम 1, तो x इंटू में 1 x ही आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्पीड y टाइम 1, तो स्पीड इंटू में टाइम कितना आ गया, यहाँ पे भी y आ गया। क्या अब की बार मैं एक बात बोल सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, यानी कि लाल डिस्टेंस प्लस येलो डिस्टेंस इज इक्वल टू 100, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर ही दोगे। 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, इफ x इज 60 y इज 40। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो मेन कहानी यही थी कि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस से हर चीज़ को रिलेट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलें आगे। ओके भाई, एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। अगर अभी तक आप यहाँ पे हैं, इसका मतलब
आपको कुछ तो समझ आ ही रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, अच्छा एक रेक्टेंगल था अपने पास, इसकी लेंथ है कुछ, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको भी समझने में, और मतलब काफ़ी बुरी फिगर दिखेगी थोड़ी सी बढ़ा के घटा के। लेंथ को सपोज x मान लेता हूँ, और जो इसकी विड्थ या ब्रेड्थ है जो भी है इसको y मान लेता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब एरिया जो है ये किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है, ये बात बोल सकता हूँ मैं। अच्छा भाई, इफ एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ कितनी हो रही है, रिड्यूस्ड बाय 5 हो रही है, एंड ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका एरिया है, ये एरिया अब की बार कितना आ रहा है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, पर क्वेश्चन में जानकारी ये दी जा रही है कि जो एरिया है वो पहले के मुकाबले अभी जो एरिया है ये 80 कम हो गया, यानी कि पहले अगर एक्स वाई था तो अभी कितना हो गया है, एक्स वाई माइनस 80 हो गया। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2, द न्यू एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 80 यूनिट्स इन कंपैरिजन टू पुराना एरिया। पक्की बात है, चलूं आगे। ओके भाई, if we increase the length by 10 units, if length is increased by 10 units and decrease breadth by 5 units and breadth is reduced by 5 units, the area is increased by 50. The new area is increased by 50 in comparison to पुराना एरिया। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इजीली आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास आ रहा है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70। और अगर इस भाई की बात करूँ तो एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आ रही है माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 50, उधर जाके प्लस 50, कितना बन जाएगा 100। आई होप दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आप इजीली एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पूछा क्या है, रेक्टेंगल की साइड्स ही पूछ रखी है। इनफैक्ट इसको कैलकुलेट करना तो बहुत ही ईजी है, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई गेस एक्स की वैल्यू 40 आ रही है इसके अंदर, ठीक है, और एक्स अगर 40 आ रहा है तो वाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई नहीं, आप खुद से कैलकुलेट एक बार इसको करके देखना। आई होप आपको पूरा का पूरा आज का ये सेशन समझ में आया होगा। 3 चीज़ों पे हमने मेनली बात करी। सबसे पहले हमने बात करी कि इक्वेशन के सॉल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं, फिर अगर वो यूनिक सॉल्यूशन थे उन्हें हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, है ना, तो उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एक छोटा सा ग्राफिकल मेथड भी देख लिया। फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी जो कि हमें इंपॉर्टेंट लग रही थी। हालांकि मैथ्स में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है ना, तो आप भी खुद से अभी अपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस मैंने भी कराए हैं उनको भी एक बार अच्छे से आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं भाई।